जी क्लास टास्क मैंने आप लोगों के देख लिए हैं, जो आप लोगों ने किया ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने सही किए। किसी स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट की कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशन थी, वो मैंने आप लोगों को नोटिफाई कर दी थी, फिर अपडेट करके आपने दोबारा सेंड कर दिया है। सेकेंडली ये कि ऊप का जो प्रपोजल टेम्पलेट है वो मैंने LMS पे अपलोड कर दिया है, और उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट लिस्ट भी मैंने वहाँ पे अपलोड किया, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड कुछ टास्क भी मैंने वहाँ पे ऐड किए हैं, तो वो वहाँ से LMS पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज के जो लेक्चर्स हैं उनके लिंक्स भी मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। एंड सेकेंडली ये कि प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो मुझे आप लोग सबमिट करवाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को प्रपोजल सबमिट करवाएंगे आप, ठीक है, थ्रू ईमेल, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होगा। उसके अलावा जो प्रपोजल में आइडियाज गिवन है उसके अलावा आप और जो है वो आइडिया भी लेकर आ सकते हैं। एंड विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं फॉर्म बेस्ड, तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। और ठीक है, सो लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट का ही यूज होगा। फ्रंट एंड पे आपके पास आप विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स, बट आफ्टर वो सारी चीजें आपकी क्लासेस में आके स्टोर होंगी। और क्लास के थ्रू अगर आपका कोई ऐसा है जैसे सिस्टम बना रहे हैं आप, स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम बना रहे हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास डेटा भी होना चाहिए। तो वो अगेन वो इसके लिए फिर आप फाइल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई गेस प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने फाइलिंग यूज की थी प्रोजेक्ट में। जिन लोगों ने नहीं यूज की थी वो आप फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फाइलिंग यूज करके 3 लेयर पे आपके पास डेटा होगा। सबसे पहले फ्रंट लेयर होगी आपकी विंडोज विंडोज फॉर्म बेस्ड, जहाँ पे फॉर्म गिवन होगा। ठीक है, वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स होंगे, बटन्स होंगे, इनपुट आप लेंगे। वो सारा डाटा कहाँ जाके स्टोर होगा? क्लास में। ठीक है, क्लास के जैसे एट्रीब्यूट लेट से पर्सन है, इसी तरह की जैसे आपने क्लास बनाई है क्लास होगी, और वहां पे फ्रंट एंड पे आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे, लेट से स्ट्रिंग, एक लेबल होगा, उसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड होगी, फिर नेम, उसका आगे लेबल होगा और एक टेक्स्ट फील्ड, एज, उसके आगे एक टेक्स्ट फील्ड। फिर जो आप वहां से जैसे ही सबमिट का बटन प्रेस करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आके स्टोर होगी? टेक्स्ट फील्ड से उठकर आपके पास स्टोर होगी आपके क्लास के एट्रीब्यूट्स में, और क्लास के एट्रीब्यूट्स जाके कहाँ स्टोर होंगे? आपके पास फाइल में। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और विंडोज फॉर्म पे काम स्टार्ट कर दें, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ड्रैग एंड ड्रॉप कंट्रोल्स हैं, कंटेंट्स उठाने हैं और उनको फाइल के जो आपके पास क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं वहां पे आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर अगर यूज कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें यूजेज आसान हो जाएगा। लेकिन एसक्यूएल सर्वर मतलब उसकी क्यूरीज अगर आपने काम किया है तो आप तभी कर सकते हैं, इसलिए मैं लिमिट नहीं कर रही, क्योंकि फाइलिंग आपने पढ़ी है। तो अगर आप फाइलिंग यूज करना चाहें तो यू कैन गो विथ फाइलिंग एज वेल, और अगर आप एसक्यूएल सर्वर पे जाना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज एसक्यूएल सर्वर एज वेल। ठीक है, सो वो डेटाबेस से आपके पास कनेक्ट हो जाएगा। अगर कोई एमएस एक्सेल पे कनेक्ट करना चाह रहा है तो वो भी कर सकता है, मींस डेटाबेस की चॉइस इट्स अप टू यू। कोई एमएस एक्सेस यूज करना चाह रहा है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि उसकी कंपेटेबिलिटी और कनेक्शन कैसे प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर आप डेटाबेस से करें, आप फाइलिंग से करें, या आप एमएस एक्सेस से करें या एमएस एक्सेल से करें, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन उसकी कनेक्टिविटी पहले ही कर लीजिएगा, ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट सबमिशन के टाइम ये इशू आ रहा हो कि मिस कनेक्ट नहीं आ रहा, डेटाबेस में एरर आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी चीजें आपने पहले से सॉर्ट आउट करके रखनी है। ठीक है, बिल्कुल विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बैक एंड पे जो कोडिंग मैकेनिज्म यूज होगा दैट शुड बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स को माइंड में रखते हुए फॉलो करना है। और क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए, मीन्स हर चीज के लिए क्लास बनेगी और क्लासेस के थ्रू ही आप चीजों को स्टोर करवा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी हमने कंस्ट्रक्टर की 2 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अनदर टाइप इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होगा? लेट से आपने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया और उसी को आप कॉपी करवाना चाह रहे हैं, मींस वही कंटेंट जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है वही कंटेंट आप किसी और ऑब्जेक्ट के लिए कॉपी करवाना चाह रहे हैं। सो उसके लिए यू कैन यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्मेट क्या होगा हमारे पास?
ठीक है, a parameterized constructor that contains a parameter of same class type is called as copy constructor। वही सेम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के कंटेंट्स को अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यू कैन यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर। Main purpose of copy constructor is to initialize new instance or to the values of an existing instance। Means आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप एक और वही वैल्यूज किसी एक और ऑब्जेक्ट के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको कॉपी कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये मेरे पास क्लास है सैंपल की जिसमें मेरे पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, वही वाली एग्जांपल है, उसी को आगे एलैबोरेट किया हुआ है। क्लास सैंपल पब्लिक स्ट्रिंग पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे जो कि दो इनपुट ले रहा है यूजर से, दो स्ट्रिंग इनपुट, और उन्हीं की बेसिस पे पैराम की वैल्यू सेट कर रहा है। और फिर हमने एक और कंस्ट्रक्टर बनाया दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर पब्लिक सैंपल, और इसमें हमने क्या दे दिया सैंपल का ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें एज एन आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ एन सैंपल, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया इस कंस्ट्रक्टर में, सो दैट इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे हम जब मेन मेथड यूज करेंगे तो इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर का सैंपल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और इसमें दो इनपुट जाएंगे वेलकम डॉट नेट। ये किसके थ्रू सेट होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। फिर हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाया सैंपल ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और उसमें हमने क्या पास कर दिया ये सेम ऑब्जेक्ट, ये एज एन इनपुट पास कर दिया। तो इससे क्या होगा इसके कंटेंट्स ऑब्जेक्ट 1 में भी एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा देती हूँ कि ये हम अगर कोड करेंगे तो कोड कैसे होगा। ठीक है, यही पैरम वाली क्लास है, इस पे हम ये दो वाले स्ट्रिंग एक्स, ठीक है, बाकी सारी डिटेल जो है मैं वो डिलीट कर देती हूँ जो हमने ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर की देखी थी। ठीक है, ये सारे मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो दो स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। अब यहाँ पे मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ जो कि मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा पब्लिक सैंपल, और इसमें हम क्या दे देंगे सैंपल का ही ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट, यानी कि सैंपल की क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पैरम की वैल्यू हम क्या रखेंगे पैरम 1 इज इक्वल टू OBG, यानी कि जो हमने ऑब्जेक्ट पास किया है OBG डॉट पैरम 1, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 से जो पैरम सिलेक्ट हुआ है उसकी वैल्यू कहाँ सेट हो जाए पैरम 1 में, पैरामीटर 1 में। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के कंटेंट को दूसरे ऑब्जेक्ट में पास करवा रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह मैं पैरम 2 की वैल्यू सेट करूंगी पैरम 2 इज इक्वल टू, यानी कि वो जो OBG से वैल्यू पास हुई है OBG डॉट पैरम 2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ये सब मैं हटा रही हूँ। ठीक है, लेट से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सैंपल S1 इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और इसमें मैंने दो वैल्यूज पास कर दी पाकिस्तान, फर्स्ट वैल्यू इज पाकिस्तान कॉमा सेकंड वैल्यू इज जिंदाबाद। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दो वैल्यू पास कर दी। सिमिलरली मैं एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ सैंपल S2 इज इक्वल टू, और इसमें मैं क्या दे रही हूँ न्यू सैंपल ऑफ S1।
तो अब ये क्या करेगा, मैंने यहाँ पे S1 इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को पास कर दिया एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये S1 को उठाएगा और कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, जो पूरा का पूरा इनपुट ले रहा है एक ऑब्जेक्ट। तो ये सैंपल के थ्रू इस सैंपल वाले में जाएगा जो कि एक ऑब्जेक्ट ले रहा है इनपुट ओबीजी। और पैरम 1 यानी कि S2 के लिए पैरामीटर 1 की वैल्यू क्या रखेगा, ऑब्जेक्ट डॉट पैरामीटर 1, यानी कि ऑब्जेक्ट की जो पैरामीटर 1 की वैल्यू थी जो हमने पाकिस्तान रखी थी उसको पैरम 1 में रख देगा। सिमिलरली पैरम 2 की वैल्यू क्या होगी, S2 के लिए जो ऑब्जेक्ट इसने पास किया है, ऑब्जेक्ट कौन सा पास किया है, S1 वाला। तो S1 की पैरम 2 की वैल्यू क्या थी, जिंदाबाद। तो ये जिंदाबाद को कहाँ स्टोर कर देगा, S2 के पैरम 2 पे। अब सिमिलरली जब मैं प्रिंट करवाऊंगी console.writeLine S1 डॉट S1 डॉट पैरम 1, ठीक है, और इसी के साथ ही प्रिंट करवा देते हैं प्लस S1 डॉट पैरम 2, ठीक है। और यही स्टेटमेंट को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल C कंट्रोल V, दैट इज S2 डॉट पैरम 1 एंड S2 डॉट पैरम 2। तो वही चीज जो पैरामीटर ऑब्जेक्ट 1 S1 के लिए हमने रखी थी पाकिस्तान जिंदाबाद, उसी को हमने रन करवा दिया, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट S1 और S2 दोनों की वैल्यूज इसने क्या कर दी, पाकिस्तान जिंदाबाद। सिर्फ मैंने इनपुट ऑब्जेक्ट S1 के लिए दिया और इसी S1 को मैंने इनपुट दे दिया एक और कंस्ट्रक्टर जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर है, जो S1 के कंटेंट को S2 के लिए कॉपी कर रहा है। दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है या इसको एक और एग्जांपल के साथ और एक्सप्लेन करूं? क्लियर है? जी, मुजम्मिल, अदील, जवेरिया, क्लियर है? अच्छा, एक और दफा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। यही चीज अब हम पर्सन की क्लास के लिए करते हैं। ठीक है, क्लास में यहाँ पे बना रही हूँ पब्लिक क्लास पर्सन, ठीक है। मैंने पर्सन की एक क्लास बना दी और यहाँ पे कुछ फील्ड ले लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक इंट एज, लेट से दो ही फील्ड्स हम अभी ले लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ, पब्लिक कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के इक्वल होगा, जिसमें मैं दो फील्ड इनपुट दे रही हूँ, स्ट्रिंग एक्स कॉमा इंट ए, ठीक है। और ठीक है, इसको हम ऐसा कर देते हैं कि नेम इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो नेम में पास हो जाए, एंड एज इज इक्वल टू ए, यानी कि ए में जो वैल्यू यूजर पास करेगा वो, ठीक है। और फिर इसका एक ऑब्जेक्ट बना के मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पर्सन P1 यानी कि P1 का एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसमें हम क्या वैल्यू दे देते हैं, नेम दे देते हैं ABC, और एज दे देते हैं 28, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगी तो ये क्या करेगा, इस पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट P1 के लिए नेम ABC और एज 28 सिलेक्ट कर देगा। अब मैं चाह रही हूँ कि यही वैल्यूज कॉपी हो जाएं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, दैट इज पब्लिक पर्सन, और वो क्या इनपुट ले रहा होगा, पर्सन ओ या पर्सन P, ठीक है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, बस यहाँ पे क्लास का नेम आना चाहिए। यानी कि ये क्या इनपुट ले रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास एज अ रेफरेंस आर्गुमेंट, यहाँ पे क्या जाएगा, रेफरेंस जा रहा है।
ठीक है, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो मेरे पास क्लास का नेम है वो किसके इक्वल हो जाए, p डॉट नेम के, यानी कि p से जो ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट वन जो यहाँ पास हुआ है उससे जो नेम सिलेक्ट हुआ है वही क्लास के नेम के इक्विवेलेंट हो जाए। एंड सिमिलरली एज इज इक्वल टू p डॉट एज, यानी कि जो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट पास हुआ है उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कैसे शो करेगा, एज अ p। So p dot name is equal to name and p dot age is equal to age। अब यहाँ पे जब मैं कॉल करूंगी, जो कॉल करते वक्त मैं कैसे इसको यूज कर सकती हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन p2 is equal to न्यू पर्सन, और इसमें हम क्या इनपुट देंगे, p1। तो इस p1 को मैंने यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट दे दिया। सो अब ये p1 पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यानी कि p1 वाला ऑब्जेक्ट उठाएगा, ठीक है, p1 वाला ऑब्जेक्ट पास कर देगा पर्सन की क्लास में, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। p1 की वैल्यू कहाँ असाइन हो जाएगी, इस p को। और जो नया ऑब्जेक्ट जो मैं बनाने जा रही हूँ दैट इज p2, p2 के लिए नेम क्या सिलेक्ट करेगा, नेम इज इक्वल टू p डॉट नेम, यानी कि पर्सन वन का जो नाम था abc एंड एज क्या थी 28। तो सिमिलरली मैं इनको कंसोल डॉट राइट लाइन पे प्रिंट करके बता दूं, डॉट राइट लाइन p1 डॉट नेम, ठीक है, प्लस प्लस p1 डॉट एज, ठीक है, एंड कंसोल डॉट, यही चीज मैं p2 के लिए कॉपी कर दूं तो वही कंटेंट जो p1 के थे वो यही यहाँ पे मेरे पास कॉपी हो जाएंगे, p2 डॉट नेम एंड p2 डॉट एज। रन करके देख लेते हैं, देखें वही चीज एज इट इज मेरे पास प्रिंट होगा। अगर मैं स्पेस दे रही हूँ तो मैं स्पेस ऐसे दे दूंगी। तो ये मैंने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है क्लास, मैंने ये दो एग्जांपल्स के साथ मैप करके दिखा दिए कि ये किस तरीके से हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। एक कंस्ट्रक्टर जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, रिपीट कर रही हूँ एक दफा फिर से, जिनकी समझ नहीं आया वो सुन लें एक दफा फिर से। ठीक है, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक का जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, जो एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है और एक इंटीजर इनपुट ले रहा है और उसी की बेसिस पे क्लास की फील्ड्स को सेट कर रहा है। फिर मैंने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि क्या इनपुट ले रहा है, एक आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये पर्सन क्या कर रहा है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, पर्सन का एक और जो है मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और उसमें मैं क्या आर्ग्यूमेंट दे रही हूँ, पर्सन इटसेल्फ, यानी कि इसमें इनपुट जा रहा है एक ऑब्जेक्ट जो पर्सन का ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, और मैं क्या कह रही हूँ, नेम इज इक्वल टू, यानी कि जो ऑब्जेक्ट पास हुआ है उसके नेम के इक्वल करते हैं जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका नेम, और एज क्या करते हैं, जो मैंने ऑब्जेक्ट पास किया है उसी के नाम से जो एज है। जब टेस्ट क्लास में मैंने एक पर्सन का क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन p1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसमें वैल्यू दी abc एंड 28। ये दो वैल्यूज पर्सन वन यानी कि ऑब्जेक्ट p1 के लिए abc और 28 सेव हो गई। अब फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन p2 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और इसमें मैंने क्या दे दिया p1, यानी कि अब ये जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर में, और जो p1 वाला कंस्ट्रक्टर है यानी कि जो abc और 28 वैल्यूज हैं इसको इनपुट लेके जाएगा यहाँ पे। सो जो p1 इज इक्वल टू p हो गया, और जो नया मेरे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है p2, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि p2 डॉट नेम इज इक्वल टू p डॉट नेम, यानी कि p1 पे जो नेम है जो कि abc है वो किस पे स्टोर कर दो, नेम में, और एज क्या कर दो, p डॉट एज, यानी कि p डॉट एज 28 है, ये एज में स्टोर कर दो। तो वही चीज जो मैंने p1 के लिए बनाई थी उसको मैंने कॉपी कर दिया। हम किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट दे सकते हैं अपन,
पर्सन के कंस्ट्रक्टर में ह्यूमन की क्लास का ऑब्जेक्ट दे दें अगर, हाँ दे सकते हैं अगर आप देना चाहें तो। ऑब्जेक्ट तो कोई भी पास हो सकता है, तो वो जब आप ऑब्जेक्ट देंगे वो जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो फील्ड सेट हो जाएंगे। अच्छा एक और चीज कि अगर ये मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है, लेट से मैं यहाँ पे भी जो फील्ड्स हैं सेम कर दूं, स्ट्रिंग नेम कॉमा इंट एज, ठीक है, और यहाँ पे यानी कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं और जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं अगर उन दोनों का नाम सेम हो जाए, नेम इज इक्वल टू नेम, एज इज इक्वल टू एज, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वी हैव सेम नेम ऑन बोथ साइड, ठीक है। मेरे पास इंस्टेंस फील्ड क्या है, नेम और एज, और जो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं जो लोकल वेरिएबल यूज कर रही हूँ नेम और एज का, अगर मैं उसको भी वही सेम रखूँ, अगर एन और ए रखूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये दो अलग वेरिएबल्स हैं, ये अलग वेरिएबल्स हैं, ये एन है और ये नेम है, सो जो एन की वैल्यू आएगी वो नेम में स्टोर हो जाएगी और एज की ए की में जो वैल्यू आएगी वो एज पे स्टोर हो जाएगी, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बट व्हाट इफ अगर मैं दोनों जगह पे सेम नेम हो, यहाँ पे भी नेम कर दूं मैं और इंस्टेंस फील्ड भी नेम है मेरे पास, और यहाँ पे भी मैं एज कर दूं और इंस्टेंस फील्ड भी एज है मेरे पास, तो यहाँ पे मैं इसको अगर करती हूँ नेम इज इक्वल टू नेम एंड एज इज इक्वल टू एज, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि दोनों साइड पे सेम नेम है, तो आपको कंपाइलर अगेन गेट कंफ्यूज कि कौन सी वैल्यू किसको असाइन करनी है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा फिनोमेना हो जहाँ पे आपने सेम नेम रखने हो, अपना लोकल वेरिएबल का भी और अपने इंस्टेंस फील्ड का भी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दिस का, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस क्या चीज डिटरमाइन कर रहा है कि जो ये वाला नेम है ये इस क्लास का इंस्टेंस फील्ड है, और जो ये नेम है ये लोकल वेरिएबल है, ये वो नेम है जो यूजर इनपुट देगा जो यहाँ से उसने एबीसी किया है ये। तो अगर आपने सेम नेम रखने हैं तो उन सेम नेम को डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या कौन से कीवर्ड यूज करेंगे, दिस का। दिस क्या डिटरमाइन करेगा, दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज, यानी कि जिस लोकल वेरिएबल के साथ आप दिस लगा लेंगे इट मींस कि वो इस क्लास का अपना इंस्टेंस वेरिएबल है, और जो दूसरा है वो लोकल वेरिएबल है जो फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट के लिए कॉल हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे अलग अलग नेम हो रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करोगे, दिस का कीवर्ड यूज करोगे, और दिस क्या डिटरमाइन करेगा कि ये क्लास लेवल वेरिएबल है, यानी कि ये दिस डॉट नेम, यानी कि ये वाला जो दिस है ये मेरे पास ये वाला नेम है जो क्लास के अंदर मैंने इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर किए, और सिमिलरली दिस डॉट एज इज इक्वल टू ये वेरिएबल जो मेरे पास एज का वेरिएबल है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लास कोई क्यूरी है सो यू कैन आस्क। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, और किस तरीके से हम दिस का कीवर्ड यूज करके अगर हमारे पास सेम नेम है तो उन सेम नेम के वेरिएबल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं थ्रू कीवर्ड दिस। दिस क्या डिटरमाइन करेगा, दिस जिस नाम के साथ आ गया इट मींस कि वो आपका क्लास लेवल वेरिएबल है, तो आप उसको इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, जिस आपके पास वेरिएबल के साथ दिस लग गया वो फॉरन डिटरमाइन कर लेगा कि ये इस क्लास का ये वाला वेरिएबल है, और जो रिमेनिंग है वो लोकल वेरिएबल ये है जिसमें वैल्यू पास हो रही है। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अच्छा एक काम अब आपने ये करना है कि जो फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस है वो तो मैं अभी ले रही हूँ, सेकंड सेशन की जो आपकी अटेंडेंस है वो होगी, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड किए हैं एलएमएस पे, 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चंस देख के पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसको सॉल्व करके मुझे सबमिट करवा दें आप, 12 बजे तक का टाइम है आपके पास, व्हाट्सएप पे सबमिट करवा दें तो वो आपकी अटेंडेंस
सेकंड सेशन की मार्क हो जाएगी, जो जो स्टूडेंट सबमिट करवा देंगे वो टास्क। ठीक है, और बाकी रिमेनिंग फिर हम कल की क्लास में देखेंगे। नहीं, आज रात नहीं, अभी 12 बजे तक, क्योंकि अभी क्लास टाइमिंग है, ये प्रैक्टिस सेशन है। जी शोएब, क्या समझाना है? आई गेस मैंने बहुत डिटेल में एक कॉन्सेप्ट दिया उसका, और फिर उसको 2 से 3 एग्जांपल्स में मैप करके दिखाया है। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ कि उसमें करना क्या है। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी 12 बजे से पहले सबमिट करवा दीजिएगा। क्लास टाइमिंग है ना 12 बजे तक। बहुत आसान टास्क हैं, अभी हो जाएंगे। बस जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो उसी को ही वो कर रहे हैं। ओके, शेयरिंग हो रही है आप लोगों के पास? 2 टास्क हैं टोटल। ठीक है, यहाँ पे आप एक क्लास बनानी है आपने क्यूब के नाम की, जिसमें एट्रीब्यूट होने चाहिए आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और फिर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि इनिशियलाइज करे इन फील्ड्स को 4 3 5 है, 4 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। तो कोई बात नहीं, फोन पे ही टाइप करके बता दें आके। कोड ही तो करना है। कोड वो व्हाट्सएप पे करते हैं, वो जो आप वहाँ एडिटर पे करेंगे। मोबाइल पे अगर आपके पास ऑनलाइन कंपाइलर है तो उस पे कर दें। ठीक है, मैं कोड एक्सप्लेन कर रही हूँ कि करना क्या है। ठीक है, रिपीट नहीं करूंगी। करना आपने ये है कि एक क्लास बनानी है जिसका नाम होगा क्यूब, जिसके 3 एट्रीब्यूट होंगे, यानी कि 3 फील्ड्स होंगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, और फिर उसके बाद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि इनिशियलाइज करेगा इन फील्ड्स को 4 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, यानी कि 4 होगी लेंथ की, 3 होगी ब्रेथ की और 5 होगी हाइट की। फिर उसके बाद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि इन अबव एट्रीब्यूट को सेट करे यूजिंग कीवर्ड दिस, यानी कि यही फील्ड्स आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में भी यूज करेंगे और दिस के कीवर्ड के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। और फिर एक मेथड होना चाहिए आपकी क्लास में गेट वॉल्यूम का, जो कि रिटर्न करे लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। Create a driver class cube test which create at least 2 objects to test each constructor and method in class, यानी कि at least 2 ऑब्जेक्ट बनाए आप इस क्लास के, जो कि ये सारे कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए ये मेथड्स और इन फील्ड्स को एक्सेस करना आप डिटरमाइन कर सकें। दैट इज टास्क 1। एंड टास्क 2 इज दैट कंस्ट्रक्ट एक और क्लास बनाए एम्प्लॉय की, जिसमें ये डाटा मेंबर्स और मेथड्स होने चाहिए। ठीक है, डाटा मेंबर्स और मेथड क्या क्या होंगे हमारे पास? स्टैटिक वाला रहने दें, ऑल्दो इट्स वेरी इजी, लेकिन इसको रहने दें। ठीक है, इंस्टेंस आपके पास डाटा मेंबर्स होने चाहिए। इंस्टेंस डाटा मेंबर कौन कौन से होंगे? नेम, एम्प्लॉय आईडी, बेसिक पे, मेडिकल एंड बोनस। राइट ऑल कंस्ट्रक्टर्स एंड गेट सेट मेथड, अगर आप चाहें इनको प्राइवेट कर रहे हैं, इन फील्ड को प्राइवेट रख दें, और गेट सेट मेथड्स और प्रॉपर्टीज यूज कर कर और कंस्ट्रक्टर यूज कर कर आप इन फील्ड्स को सेट करवा सकते हैं। ठीक है, फिर जो एक और नेक्स्ट टास्क है वो ये है राइट अ मेथड इंट कैलकुलेट सैलरी। एक मेथड डिक्लेयर करें जो कि कैलकुलेट सैलरी, जो कि रिटर्न करे जो बेसिक पे प्लस मेडिकल प्लस बोनस, जो मेडिकल प्लस बेसिक पे और जो बोनस की वैल्यूज आप दे रहे हैं उन सबको एड अप करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न कर दे। कौन से मेथड में? प्रिंट सैलरी के मेथड में। एंड देन प्रिंट सैलरी का मेथड क्या करे? प्रिंट कर दे बेसिक पे प्लस मेडिकल और बोनस की जो भी वैल्यू आ रही है उसको एज अ रिजल्ट प्रिंट करके बता दे। और ये सारी चीजें आप करेंगे कैसे? एक और क्लास बनाएंगे ड्राइवर क्लास, जिसमें एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट के थ्रू सारे प्रॉपर्टीज, मेथड और कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे और उसके थ्रू ये मेथड्स कॉल करके ये फंक्शनैलिटी आपने दिखानी है। तो ये 2 टास्क हैं जो आपने करने। ठीक है, टाइम मैं इसका बढ़ा देती हूँ। अच्छा, अगर आप
एक काम ये करें कि अभी के टास्क के लिए तो गेट सेट यूज नहीं करें। अभी के टास्क जो आपने 12 बजे सबमिट करवाना है उसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये फील्ड सेट करवा दें। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दें, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दें जो यूजर वैल्यू पास करे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये वैल्यूज पास हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए गेट सेट मेथड हटा दें। ठीक है, अभी जो टास्क सबमिट करवाएंगे उसके लिए ये फिलहाल हटा दें। और फिर एक मेथड बनाएं इंट कैलकुलेट सेल का, जो कि रिटर्न करे जो बेसिक पे आपने इनपुट दिया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, उस बेसिक पे को प्लस करे मेडिकल में, प्लस करे बोनस में, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न कर दे प्रिंट सेल के मेथड में। ठीक है, और प्रिंट सेल का मेथड क्या करे, वो इनपुट लेगा इन सब का सम, और वो जो इनपुट आ रहा है वो इस मेथड में प्रिंट हो जाए। मतलब बेसिकली क्या है, ये सिर्फ मैंने डिफरेंशिएट इसलिए किया ताकि आप मेथड जो हम सिंपल कॉलिंग है कि एक मेथड से वैल्यू दूसरे मेथड में कैसे पास होगी। अभी के लिए गेट सेट छोड़ दें, और फिर बाद में जैसे हमने प्राइवेट वाला पढ़ा था तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आप इसी वाली एग्जांपल को और इस वाली एग्जांपल्स को जो जो मैंने प्रैक्टिस या आज की जो और भी एग्जांपल दी है एक, उसको फिर आप गेट सेट से भी करके देख लें अपनी प्रैक्टिस के लिए। हैंड रिटन कैसे करोगे? हार्ड कोडेड मतलब जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वैल्यू पास होंगी, हाँ तो हार्ड कोडेड वैल्यू दे दें। ठीक है, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर हम उसके बाद एंड करते हैं क्लास। अटेंडेंस में जिसका नेम कॉल करूँ वो जो है नेम के साथ अपनी स्टूडेंट आईडी मुझे चैट पे सेंड कर दे।